तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे? अभी हम पहुँचे थे भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यह भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। महाद्वीप का जो स्थान देखा जाए उसके उत्तर और पूर्व के किनारे में क्या होता है, अधिकांशतः सदाबहार वन पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, कहाँ पर देखने को मिलती है, अधिकांशतः यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। तो जब ग्लोब देखेंगे हम, ग्लोब के अंदर ये यहाँ कुछ इस प्रकार से रेखाएं जा रही है, विषुवत रेखा जा रही है, एक मकर रेखा और एक कर्क रेखा। तो ये क्या है, ये जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के देशों को दर्शाया गया है और उसमें देशांतर रेखाएं दर्शाई गई हैं और साथ ही साथ अक्षांश रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो इन सब के माध्यम से उसको जो अलग अलग देश हैं उसको विभाजित किया है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ग्लोब को दो तरीके से विभाजित किया है मुख्य रूप से। एक तो इस तरीके से, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती, जो ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं वे देशांतर रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। तो इस प्रकार ये पहले तो इसे खड़ी रेखाओं के बीच, मतलब देशांतर रेखा के अंतर्गत इसे दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम बांटा गया है इस हिस्से में आने, देखिए फिर से ग्लोब बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसे देशांतर रेखा द्वारा दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो ये हो गई देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का ये वाला जो हिस्सा आएगा, देखिए ये दो हिस्सा हो गया ना, एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा, इसे कहा जाता है पूर्वी हिस्सा, ठीक है। जब देशांतर रेखा के अनुसार ग्लोब का वर्गीकरण किया जाता है, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये तो मुख्य मैंने एक ही खींची है क्योंकि वो ग्लोब के मध्य के बंटवारे को दिखाना है। हालांकि ग्लोब पर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी ऐसी रेखाएं देखने को मिलेगी। हमने अभी बहुत से चैप्टर कंप्लीट किए, उसमें हमने ऐसी रेखाएं देखी थी। तो ये जो ये खड़ी रेखाएं हैं ऐसी इस प्रकार की, ये जो जा रही है ऐसे ऐसे ग्लोब पे, इसी को देशांतर कहते हैं। और ये बीच की जो मुख्य रेखा है इसे दो भागों में विभाजित करती है। इधर का जो हिस्सा आता है वे पूर्वी ग्लोब का हिस्सा कहलाता है और जो इधर का हिस्सा आता है इधर पश्चिमी ग्लोब का हिस्सा कहलाता है। इस भाग के अंतर्गत जो भी देश आते हैं उसे कहते हैं पश्चिम के देश, और इस भाग के अंतर्गत जो भी देश आते हैं वे पूरब के देश कहलाते हैं। तो हमारा भारत यहाँ आता है। देखिए जब ग्लोब पर दर्शाया जाता है तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ आती है। तो यहाँ का जो हिस्सा है वो है पूर्व हिस्सा। तो पूर्व हिस्से के अंतर्गत हमारा भारत आता है। तो इसी के अंतर्गत जो ये दिशाओं की बात चल रही है ना, उत्तर दक्षिण, फिर ये तो एक रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा के आधार पर विभाजित हुआ। अब देखिए अक्षांश रेखा की बात आती है। अब अक्षांश रेखा कैसे विभाजित किया है अक्षांश रेखा के अनुसार, देखिए ग्लोब कुछ इसी आकार का है ना, ठीक है। तो इसके अंदर मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री ऊपर पे है, ये 23.5 डिग्री नीचे पे है। तो ये है उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग, ठीक है।
ये इसके अनुसार दर्शाया गया है। ये देखिए, ये जो अभी हमने देशांतर रेखा देखी, हम इसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब पर, और इस प्रकार की जो लेटी हुई सपाट लाइनें होती हैं वे कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं के अनुकूल भारत ग्लोब है, ग्लोब को एक देशांतर रेखा के अंतर्गत तो बांटा गया, और अच्छा देशांतर रेखा भी हमने देख लिया, उसमें कौन कौन सी दो दिशाएं थी, एक पश्चिम दिशा थी और एक पूर्व दिशा थी। ठीक है, अब जब अक्षांश रेखा के अंतर्गत बांटा जाएगा तो अक्षांश के अंतर्गत क्या आएगा, ये देखिए, अक्षांश रेखा कुछ इस प्रकार की होगी, ग्लोब पर सपाट होगी एकदम, और ये जो निचली भाग आएगा ग्लोब का, जो निचला हिस्सा आएगा वो आएगा दक्षिण, और जो ऊपरी हिस्सा आएगा वो आएगा उत्तर का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये उत्तर, अभी हमने देखा ना बहुत सी दिशाएं अभी हमने पढ़ी, जैसे कि ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे उत्तर पश्चिम, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार ये, अब हम इकट्ठे देखते हैं देशांतर और अक्षांश रेखाओं को। तो ये हो गई देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा, ये हो गई देशांतर रेखा। ठीक है, आप देखिए, अब आपको साफ साफ पता चलेगा। ये तो हो गया ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ये हो गया ऊपरी हिस्सा, यहाँ से विभाजित हुआ अक्षांश रेखा का ऊपरी हिस्सा, और ये निचली हिस्सा दक्षिण का। अब क्या आएगा, अब देशांतर के अनुसार देखा जाए तो यहाँ क्या आएगा, पूरब आएगा, और इधर आएगा पश्चिम। ठीक बिल्कुल स्थिति होगी जैसे हम अपने जो इंडिया का मैप है, हम उसमें बिल्कुल ऐसी स्थिति देखते हैं ना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर बाएं तरफ होता है हमारा पूरब, और दाहिने तरफ होता है पश्चिम। तो ग्लोब पे भी ऐसी ही स्थिति है। अगर जहाँ ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, और ये पश्चिम है। तो इन सब के क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले देशों की बात कर रहा है। और अगर कह रहा है उत्तर दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण कह रहा है तो वो ये हिस्सा, सॉरी ये हिस्सा होगा, ये तो सीधा सीधा ही हो रहा है। अगर वो कहेगा पूरब और दक्षिण, तो ये वाला हिस्सा होगा। समझ में आ रही है? तो ये वही दिशाओं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अधिकांशतः भूमध्य सागर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह जो है अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, कहाँ कहाँ पाई जाती है, विश्व के अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो वहाँ पे जो यूरोप है और अफ्रीका है और एशिया है, इसके भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, क्योंकि ये सागर के आसपास में पाए जाने वाले ये वन हैं, तो इसका नाम यह पड़ा। और साथ ही साथ ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जो है, इसके साथ देखिए यूरोप, यहाँ पे दिखा है भूमध्य सागरीय जो वन है, यूरोप में तो पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इन सब देशों के बाहर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, एक तो ये बहुत ध्यान से सुनना, एक तो अमेरिका भी दो है ना, एक दक्षिण अमेरिका है और एक पश्चिम अमेरिका है। तो ये दक्षिण अमेरिका की दिशा बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो अमेरिका दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा है, उसी की दिशा बता रहा है कि वहाँ से उसके दक्षिण और पश्चिम वाले स्थान पर
ये जो भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रदेशों में गर्म, उष्ण, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदुल शीतल ऋतुएं होती हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार ये जो प्रदेश हैं उनकी बात बता रहा है। वहाँ ऋतुएं कैसी होती हैं, वहाँ शीत ऋतु होती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली जो मृदुल शीत ऋतुएं पाई होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर कौन कौन से फल पाए जाते हैं? संतरा पाया जाता है, अंजीर पाया जाता है, जैतून पाया जाता है, अंगूर पाया जाता है और नींबूवंश पाया जाता है, जिसे सिट्रस कहते हैं, के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, तो लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार वहाँ की स्थितियों में, भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन कर दिया है। तो उन्हें जो उचित लगता है वो उसका पोषण करते हैं, और इस वजह से क्या हो गया है, वहाँ के जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनका जीवन वहाँ पर बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो लोग हैं व्यक्तिगत अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगे पड़े हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा क्या आप जानते हैं, हमारे एक नए टीचर ये है ना, तो ये हमें बता रहे हैं कि जो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो भूमध्य सागरीय जो वृक्ष है वो उसकी बात कर रहा है। ये क्या बात है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेती है। जो वहाँ के वृक्ष हैं उनकी बात कर रहा है कि वो ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, और उसकी जो वृक्ष होते हैं उसके मोटे मोटे छाल होते हैं, और जो पत्तियां होती हैं वे जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो मतलब सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण होता है, वो उसे रोक लेता है। वो जो वृक्ष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है उसकी बात की जा रही है। अब देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फल की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है इसको क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान, अर्थात यहाँ पर फलों की कृषि होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? विश्व का उद्यान। और ये देखिए, ये है एक भूमध्य सागर का एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है। ये है अंगूर के बाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग। ये देखिए कुछ इस प्रकार से कृषि होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों अर्थात 50 एवं 70 डिग्री के में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और ये कितने डिग्री के आसपास ये होते हैं? 50 से 70 डिग्री के मध्य के आसपास ही पाए जाते हैं शंकुधारी वन। वो भी भव्य और विशाल, भव्य मतलब बहुत हष्ट पुष्ट सुडौल। ये देखिए, ये हमें वो चित्र में से वही दर्शाया गया है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। जो शंकुधारी वृक्ष हैं, जो वन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारी वन जो वृक्ष होते हैं उनकी बात कर रहा है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं।
इन्हीं वृक्ष को इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। वे लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसका जो तापमान है वो देखिए, ये है 50 से 70 डिग्री जो सेल्सियस के आसपास जो स्थिति बताई गई है, भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत होता है। और ये जो शंकुधारी वन होते हैं, इसके अंदर जो शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है उसे टैगा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, वो कैसी होती है, वे नर्म काष्ठ की होती हैं। और जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जब नर्म काष्ठ का जो वृक्ष होता है, वे अधिकांशतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, लुगदियों बनाने के लिए। ये लुगदियाँ उसमें बनती हैं जो जैसे समाचार पत्र होते हैं ना, पेड़ों को ही तो काट के कागज बनाया जाता है। तो इसी प्रकार के नर्म काष्ठ वाले जो पेड़ होते हैं, उन्हीं की आवश्यकता होती है। तो इन सब का उपयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है। और नर्म काष्ठ के जो देखिए, जहाँ पे अधिक शीतलता होगी, मतलब जहाँ का इलाका ठंडा होगा, वहाँ पर नर्म काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाएंगे। नर्म काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ियाँ, ठीक है। जो लकड़ियाँ होंगी ना वृक्ष की, बहुत नर्म होंगी। कहाँ पर, जहाँ पर जो शीतोष्ण वाले इलाके हैं, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। ओके। और इसके अलावा जो जहाँ पर गर्म इलाका होगा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर नर्म भी तो मिलेंगे, लेकिन सबसे अधिक एकदम जटिल काष्ठ वाले, कठोर काष्ठ वाले वृक्ष मिलेंगे। ओके। तो ये हो गई बेसिक सी बात। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ये सब क्या होता है, ये जो नर्म काष्ठ वाले जो होते हैं, ये अखबार बनाने के कार्य में इनका प्रयोग किया जाता है। नर्म काष्ठ वालों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे ये देखिए, माचिस की जो तिल्लियाँ होती है, वे इन्हीं नर्म काष्ठ वाले वृक्षों से बनती हैं। और साथ ही साथ पैकिंग के लिए जो बक्से बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे फलों की हम बड़ी बड़ी पेटियाँ देखते हैं, तो उस प्रकार के बक्सों को बनाने के लिए इन काष्ठों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर चीड़, देवदार और आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, भाई लोमड़ी का भी क्या नाम है, एकदम मतलब इंसानों वाला ही नाम है। चलो ठीक है, याद करने में थोड़ा और आसानी रहेगी। तो क्या है, रजत लोमड़ी पाई जाती है, मिंक पाया जाता है, और ध्रुव भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ बता रहे हैं, उधर पीछे से साइड से आवाज़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या आप जानते हो। तो अब बताइए ज़रा, क्या जानते हैं। रूसी भाषा में टैग का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ओके। अच्छी, ये तो मतलब एक अलग से अच्छी जानकारी दे दी, हमारे नॉलेज को और बढ़ा दिया। तो क्या है, ये जो टैग है, ये एक रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शुद्ध, अर्थात अनछुआ, जिसे ना छुआ गया हो, एक तरीके से शुद्ध और पवित्र। क्या है ये शंकुधारी वन है, जिसमें जो बर्फबारी हो रही है उसका एक छोटा सा दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आ जाते हैं घास के स्थल। घास के स्थल हमने इससे
पहली क्लास जो हुई थी उसमें बताया था कि घास के जो स्थान हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्थान पाए गए हैं, उसके विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ भी मिले हैं उनको अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो विश्व में अनेक से ऐसे घास के जो मैदान मिले हैं उसको अलग तरीके से, एक तरीके से उनकी पहचान की जा सके। इस कारण से इन सब का विभिन्न नाम दिया गया है। आप देखिए इसी क्रम में जब हम घास के स्थल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे सर्वप्रथम आते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन क्या होता है, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा वही जो कि ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं ना, इसके किसी भी तरफ उग जाते हैं, या तो इधर उग जाएंगे या तो इधर उग जाएंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं, रेखा के आसपास ही, अगल बगल में ही उगेंगे। भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। और ये देखिए एक छोटा सा दृश्य दिया गया है। यह जो वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। ये जो वनस्पति होती है कहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ पे निम्न से मतलब कम से कम वर्षा हो, और अगर कम हो तो या फिर कम से ज़्यादा मध्य की हो, तो इन क्षेत्रों में अधिकतर इस प्रकार के जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। तो ये घास की जो ऊंचाई होती है वे 3 से 4 मीटर तक होती है। और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ और हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, ये देखिए इसमें भी दिखाया गया है। तो उसमें कुछ इसी प्रकार की घासें उगती हैं। जो घासों की ऊंचाई होती है, जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वे 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। और इसमें जो जानवर होते हैं वो होते हैं ज़ेबरा हो गया, जिराफ हो गया और हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया। इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ये सब जो ये सवाना घास स्थल कहाँ है, ये सब उष्णकटिबंधीय जो स्थान है वहाँ की बात की जा रही है। अभी हम उष्णकटिबंधीय के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब देखिए क्या है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के कुछ उदाहरण। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीपोल आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल में जो भी क्षेत्र होते हैं, मतलब इस प्रकार के, तो वहाँ की जो घासें होती है छोटी छोटी होती है और पौष्टिक होती है। और इनकी से जो भौगोलिक स्थिति दे रखी है वे मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में जो इस प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं, पौष्टिक होते हैं और इसमें जंगली भैंसे पाए जाते हैं और साथ ही साथ बाइसन, एंटीलोप जैसे पशु पाए जाते हैं। आगे देखिए कटीली झाड़ियाँ। ये देखिए जिराफ
दे रखा है। शीतोष्ण कटिबंधीय स्थान पर जो भी घास स्थल हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कितने बड़े बड़े हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दूर से देखने में। ये ऐसी चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान की बात कर रहा है। वो भी उष्णकटिबंधीय हिस्सों की। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं और तीव्र गर्म एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों में कमी रहती है। वर्षा के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये जो जैसे ग्लोब है, ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बना लेकिन आप समझ जाइए, ये ग्लोब है हमारा और यहाँ से एक कर्क रेखा जा रही है, एक मकर रेखा जा रही है, एक विषुवत रेखा जा रही है। ये हो गया हमारा कौन सा स्थान? ये हो गया उष्णकटिबंधीय स्थान। ओके, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, एक एक शब्द लिख देती हूँ। ये शीतोष्ण हो गया, ये उष्ण हो गया। अब इसको भी यूं करके ये तो है अक्षांश रेखा, इसे काट रही है, इसे विभाजित करिए आप। देशांतर भी जब इसे काटेगी तो इसका जो ठीक ठीक दिशा होगी, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रेगिस्तानी स्थल पाया जाता है वो खास तौर सामान्य तौर पर पश्चिमी भागों पर पाया जाता है। सिर्फ हमारे भारत का ही रेगिस्तान एक सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, विश्व में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं जिनका स्वरूप पूर्ण रूप से रेगिस्तान की तरह ही है। जैसे हम एक सहारा रेगिस्तान की बात कर सकते हैं। ये बहुत भारत का जो जितना क्षेत्रफल है ना, उससे कई गुना क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे रेगिस्तानी स्थल मिलेंगे और हमारे भारत का तो ये जो रेगिस्तान है, छोटा सा राजस्थान जो यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, ये मात्र उसके सामने एक कण मात्र नहीं है, एक तिनका कहते हैं ना छोटा सा, वे भी नहीं है। इतने अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो कहने का अर्थ यही है कि जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो ऐसे सूखे स्थानों पे पाई जाती हैं, चाहे वो फिर सवाना का रेगिस्तान हो या फिर हमारे राजस्थान का रेगिस्तान हो या फिर अन्य विश्व में कोई सा भी पाए जाने वाला रेगिस्तान हो, तो वहाँ पर कैसी फसल तो उगी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ का जो स्थान है इतना रेतीला होता है जिसमें चलना तो बहुत मुश्किल होता है। और गर्मी के समय उसका तापमान बहुत अधिक होता है, और सर्दी के समय क्या, जब गर्मी में ही जब रात होती है, सूरज छुप जाता है, चंद्रमा निकलता है, तब उसका जो तापमान इतना ठंडा होता है, पूछे मत। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि तो कृषि करना या फसल उगाना थोड़ा क्या बहुत मतलब मुश्किल का ही मुश्किल से भी मुश्किल कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो कटीली झाड़ियाँ ऐसे रेगिस्तान वाले स्थानों में पाई जाते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो ये अभी वही टॉपिक चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो उत्तरी ध्रुवीय के जो प्रदेश हैं उसमें अगर जाकर देखा जाए तो अत्यधिक ठंड मिलती है। रेगिस्तान हो गया और सहारा मरुस्थल हो गया, तो यहाँ का जो स्थान है ना,
दिन के समय तो बहुत मतलब बहुत गर्म रहेगा सूरज की रोशनी की वजह से, रात के समय उतना ही ठंडा रहेगा जितना दिन में गर्म रहेगा। इसकी अपेक्षा लद्दाख में अगर चले जाएं, वहाँ पे भी तो एक रेगिस्तान स्थल है, तो वहाँ पे वहाँ का जो स्थल रहता है वो हमेशा चौबीसों घंटे गर्म सॉरी सर्दी, मतलब वहाँ ठंडा ही रहता है वहाँ का इलाका। और सर्दियों में तो और सर्दी वहाँ पर और पड़ती है। तो क्या कह रहा है कि बहुत ही सीमित मात्रा में वनस्पति मिलती है ऐसे क्षेत्रों में। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। यहाँ सिर्फ काइयाँ मिलेंगी और लाइकेन मिलेंगे। ये जो जहाँ पर जल एकत्रित होता है तो ये सब वहाँ पनपते हैं, और साथ ही साथ क्या मिलेंगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु जब अर्थात ठंड पड़ती है कुछ समय के लिए, तभी ये विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां होती है। ओके, ये जो वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये जो वनस्पतियां हैं यूरोप में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, और उसके ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पे जानवरों के शरीर पर मोटे, रफ एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उसकी मतलब उन्हें ठंडी जलवायु में रक्षा रखती है, सुरक्षित रखती है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक जब सर्दी होती है, सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, रात के समय और पड़ती है। तो मोटी चमड़ी वाली खाल या मोटे खाल वाले जो जानवर यहाँ अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सर्द होती है, मतलब ठंडा मौसम अधिक होता है, जिससे उनको सर्दियों में सुरक्षा प्रदान होती है इन मोटी मोटी स्किन्स के कारण। यहाँ पे जो कुछ जानवर हैं वे पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि सील हो गया, इसके अलावा वालरस हो गया, और साथ ही साथ कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, और बर्फीली लोमड़ी हो गई। तो ये देखिए यहाँ दिखा रखा है वालरस, इनके दांत कितने बड़े बड़े हैं। वालरस, ध्रुवीय भालू और सील। ओके, और कुछ भी है यहाँ? नहीं, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, ये सब जो जानवर हैं वे पाए जाते हैं। सलीमा जो है के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके जो पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वन को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या यह वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्पीकरण, लकड़ी, फल, मेवे इत्यादि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? हाँ, मैं तो बहुत सहमत हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए वन। लेकिन आज का जो शहरीकरण है वे
अपने विकास में कुछ ज़्यादा ही मतलब व्यस्त है पूरी तरफ से। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इस पे ध्यान भी दिया जाता है। और आगे पढ़ते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा कीजिए, इसके संरक्षण के बारे में सुझाव दीजिए। सुझाव, सबसे पहला सुझाव और सबसे ज़रूरी सुझाव जागृति, या फिर इसे कहेंगे जागरूकता फैलाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मज़ा आया हमारे चैप्टर में। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, गए तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।